ये 12th क्लास के जो ज्योग्राफी का चैप्टर्स पढ़ाने से पहले हम आपको बेसिक्स बता रहे थे, उसका ये पार्ट दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले का वीडियो में हम आपको बहुत से अच्छी जानकारियाँ दी है। उसमें आपको बताया गया कि पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ठीक है, इसके कितने भी रेखाएं गुजरे इससे होकर, कहाँ पे ठंडी, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कहाँ के लोग करिए होते हैं, कहाँ के लोग करिए भुचेंग होते हैं और कहाँ के लोग गोर होते हैं, वो हमने आपको उस वीडियो में बता रखा है। यह पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ भारत के बारे में जानने वाले। उससे पहले हम आपको एक बार बताए थे कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है। इसके ऊपर मान लेते ये छोटी सी क्या है, पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम क्या है, तो विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके कुछ 30 डिग्री या 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। और इसके नीचे से भी एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री के एंगल से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा जौन बानु है, कर्क रेखा, इसके बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से ये गुजरता है ना। आप भारत का निचला एरिया देखिएगा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ये वी शेप में है। तो वी शेप जो है ना, यहाँ पे लगभग इसी साइड से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो लगभग उसके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के वो 8 गो ऐसा राज्य है जहाँ पे से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। तो वो 8 राज्यों का हमने एक ट्रिक बनाया है जिसका शॉर्टकट ट्रिक होता है गमछा झार। क्या होता है, गमछा झार। आप देखिएगा देहात में लोग क्या करते हैं, अपना गमछा निकाल के पगड़ी से क्या करते हैं, झाड़ते हैं। तो उसका हमने शॉर्टकट क्या बना दिया, ट्रिक बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा गमछा झार का, सॉरी गमछा झार नहीं, मित्र पर गमछा झार। मित्र यानी जो फ्रेंड होता है उसके ऊपर क्या झारना है, गमछा झारना है। तो उसी शॉर्टकट ट्रिकवा के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि मित्र पर गमछा कैसे झाड़ा जाता है। आइए देखिए यहाँ पे मित्र पर गमछा झार, उसका ट्रिक है ना। मित्र में 2 वर्ड है, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, और छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़, और फाइनली झार से क्या होगा, झारखंड। मित्र पर गमछा झार से ये यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यही 8 वो राज्य है। ठीक है, ये 8 वैसे राज्य हैं जिनसे ये कर्क रेखा होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमने कुछ यहाँ पे भारत का जो नक्शा बनाया उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब बात करें अगर भारत की भौगोलिक क्षेत्रों की, तो भारत को की भौगोलिक क्षेत्रों को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। तो भारत माता को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। अब देखिएगा यहाँ पे 4 भाग कौन कौन से, तो उत्तर का पर्वतमाला जिसको माउंट रेंज बोलते हैं, दूसरा क्षेत्र है इसका मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठारी क्षेत्र और चौथा तटीय क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने आपको उसमें बताया था कि उत्तर का जो एरिया होता है ऊपर, ये क्या होता है, उत्तर होता है। तो हम उत्तर के लिए यहाँ पे एन यानी नॉर्थ लिख देते हैं, आप समझिएगा। नीचे क्या होता है, साउथ यानी दक्षिण, या इसको साउथ लिखते हैं। उसके बाद इस एरिया वाला जो होता है, इधर वाला, इसको ईस्ट बोलते हैं, पूर्व, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट होता है। तो इस तरह से नक्शा का क्या होता है, निर्धारण होता है, आपको दिशा का ज्ञान होता है। तो हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो उत्तर का पर्वतमाला है यानी माउंट रेंज है, ये उत्तर में ही मेनली उपस्थित है, इस साइड में। ठीक है, ये एरिया पूरा उत्तर का ये पर्वतमाला है, मतलब इस साइड में केवल क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है। अब देखते हैं कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। पहले, बहुत समय पहले पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। तो ये जो ट्रिक था गमछा झार, इसको हम इरेज कर देते हैं ना, आप समझ गए होंगे। तो माउंट रेंज जो है इसका निर्माण हुआ था तेथिस सागर के द्वारा। देखिए 2 ऐसे ज़मीन था, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से अगर समझिएगा तो। एक था ऊपर, सबसे ऊपर गोंडवाना लैंड, ठीक है, अगर इसको सही से बनाया जाए यहाँ पे, तो एक था ये गोंडवाना लैंड, सॉरी ऊपर अंगारा लैंड था, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर क्या था, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसके नीचे था एक क्षेत्र, क्या चीज़, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो था, जमीन था एक तरह से, इसके बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था तेथिस सागर। कौन सागर, तेथिस। ठीक है, इसका नाम था तेथिस, तेथिस सागर। ठीक है, इस सागर का नाम क्या था, तेथिस सागर। अब ये नदी जो थी ना, ये देखिए नीचे वाला भारत का शेप जो है ये वी शेप में, ये कुछ इसी में था, इस एरिया में ये लगा हुआ था इस तरह से। ठीक है, गोंडवाना लैंड के ऊपर, ये गोंडवाना लैंड के ऊपर इस तरह से लगा हुआ था। धीरे धीरे ये खसकते गए आपस में, ठीक है, और आपस में खसकते गया था। इसका जो मिट्टी था, ये मिट्टी का हो गया कि इस तेथिस सागर में ही क्या हो गया, जम गया, जाके गिरा। ठीक है,
इधर का गोंडवानालैंड का जो मिट्टी था, ये मिट्टी जाके इसी तैतीस सागर में गिरते गया और लगभग करोड़ों वर्ष में ये मिट्टी जाके इसमें क्या होगी, भर गई, जिस वजह से यहाँ पे अब देखिए इधर वाला जो लैंड था ये आपस में बढ़ रहा था, इधर की मिट्टी आपस में उसमें नदी में क्या हो रही थी, इस सागर में गिर रही थी, जिस वजह से माटी नदी में जब गिरा ना यहाँ पे सागर में, तो ये माटी से इस माटी से गोंडवानालैंड का बीच का जो तैतीस सागर था ये क्या हो गया, भर गया है ना। और यहाँ से ये दोनों आपस में टकराए तो बीच का जो माटी था, अभी इसमें नदी था, ठीक मतलब सागर था, सागर के पानी की वजह से यहाँ का माटी क्या था, एकदम गीला हुआ था। तो दोनों के दोनों ये अंगारलैंड और गोंडवानालैंड जब आपस में टकराए ना, तो दोनों जब आपस में टकराया तो फाइनली बीच में से निकल गया क्या चीज़, हिमालय पर्वत। क्या निकल गया, हिमालय पर्वत। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, आप देखिएगा ना जब घर बनता है तो उसमें लोग जब मिस्त्री बालू और सीमेंट का जब मसाला बनाते हैं, ठीक है, बालू सीमेंट का जब लोग मसाला बनाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ तो ये जो अंगारलैंड और गोंडवानालैंड था ये दोनों को दोनों आपस में टकराते गए। अब एग्जाम्पल बताते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अपनी का यहाँ पे देखिएगा ना, जब मसाला बनता है घर बनाने के लिए, तो जब मिस्त्री या जो मजदूर होते हैं वो जब मसाला को बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वो साइड से क्या करते हैं कि वो मिट्टी कर रहे हैं, वो बालू और सीमेंट को फेंट के और एकदम गोलेकार बना देता है, बीच में खाली स्थान रहता है, और उसी बीच में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं इस बीच में, ठीक है, इस बीच में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, और साइड से जब ऐसी चढ़ाते हैं वो सीमेंट को ऊपर करते हैं, डालते हैं अंदर, तो वो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है कि नहीं, उठ जाता है। तो वैसे ही आप समझिएगा, तो ये अंगारलैंड और गोंडवानालैंड जो मिट्टी था, इसकी मिट्टी इस तैतीस सागर में भरती गई, जिस वजह से बहुत आने वाले लगभग करोड़ों वर्षों के बाद, ठीक है, लगभग 11 या 12 करोड़ वर्ष की बात है ये, ठीक है। तो फाइनली ये अंगारलैंड और गोंडवानालैंड जो आपस में टकराया ना, तब बीच की मिट्टी तो मिट्टी गीली होने की वजह से ये क्या हो गई, ऊपर में निकल गई। जैसे आप ऐसे लड़ाइएगा ना ऐसे, या फिर दो ऐसे गाड़ी जो है, ठीक है, इस तरह से लड़ेगी तो फाइनली बीच में क्या होता है, निकल जाता है। अब ये बीच वाला पार्ट क्या था, ये गीला हुआ था, थोड़ा भींगा हुआ था, माटी था, जिस वजह से ये दोनों लैंड टकराने की वजह से बीच में क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, जो कि उत्तरी एरिया में था। अब ये भी वाला जो शेप था नीचे वाला, ये तो ऑलरेडी गोंडवानालैंड में था ही, और ये ऊपर वाला जो एरिया था ये फाइनली ये इसमें क्या हो गया, निर्माण हो गया था फाइनली, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाता है तो उत्तर में ये जो पर्वतों की श्रृंखला है ये केवल उत्तर में ये पाई जाती है, मतलब, ठीक है, जिसका निर्माण आपने समझा यहाँ पे। तो पहला इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर का पर्वतमाला, इसको माउंट रेंज बोलते हैं, क्योंकि आपको इधर बहुत से पर्वतों की क्या मिलेगी, श्रृंखलाएँ मिलेगी। क्या मिलेगी, श्रृंखलाएँ, जिसमें बहुत से पर्वत आपको देखने मिलेगा। अब मुख्य रूप से पर्वतों की जो श्रृंखलाएँ होती है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो उन 4 भागों को समझने से पहले आप यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद होता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र ये बीच वाला एरिया होता है ना, ये बीच वाला एरिया क्या होता है, मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे केवल फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। इधर तो आपको केवल क्या मिलेगा, ठंडा एरिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि विषुवत रेखा से आप जितना दूर जाइएगा क्या मिलेगा, ठंडी मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो होता है एक बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। तो बर्फीला क्षेत्र होने की वजह से इधर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पर्वतों की बहुत ऊंची ऊंची क्या है, श्रृंखलाएँ हैं, जिस पर आपको बर्फ़ वगैरह देखने को भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला हो गया यहाँ आपका उत्तर का पर्वतीय माला, ठीक है। दूसरा हो गया मैदानी क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका पठारी क्षेत्र। ये क्या होता है, पठारी क्षेत्र। ये बीच वाला जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। और चौथा जो क्षेत्र है यहाँ पे तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र को कोस्टल प्लेनेट यानी समुद्री तट के किनारे जो लगा हुआ एरिया है, आप भारत के सबसे निचले यानी दक्षिण भाग में देखिएगा ना तो पूरा आपको अरब सागर मिलेगा और बंगाल की खाड़ी मिलेगी, जो पूर्ण रूप से जल वाला ही क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के तट वाले इलाके हैं, इसलिए इनको तटीय क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो आपने जाना कि भारत को लगभग हम 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कितने भौगोलिक क्षेत्र में, 4 भौगोलिक क्षेत्र में। उत्तर का विशाल पर्वतमाला हो गया, ठीक है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र हो गया, उसके बाद पठारी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, ये हो गया। अब देखिए, अब समझते हैं इस साइड वाला के, इधर का जो हिमालय पर्वत है इसकी 4 श्रृंखलाएँ होती है। कितनी श्रृंखलाएँ होती है, 4 श्रृंखलाएँ होती है ना। कितनी श्रृंखलाएँ, 4 श्रृंखलाएँ होती है। इस तरह से आप समझिएगा। तो हिमालय पर्वतों की क्या एक श्रृंखला है, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये है आपका बृहद हिमालय, सॉरी बृहद नहीं, शिवालिक है। ये क्या है, शिवालिक, उसके बाद मध्य हिमालय, तब बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस। शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस, ऐसे 4 हिमालय की क्या श्रृंखलाएँ मिलती है।
और इसके ऊपर बड़ी छोटी ऐसे हिमालय की थी क्या मिलती है, पर्वत चोटियाँ मिलती है इसके ऊपर, छोटी बड़ी क्या मिलती है, पर्वत चोटियाँ मिलती रहती है आपको, ठीक है, इस तरह से। अब इस पे इतनी बड़ी छोटी बड़ी पर्वत चोटियाँ है कि बहुत ऊंचाई, लगभग इसमें आप देखिएगा ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8,848 मीटर है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई का ये पर्वत श्रृंखला इस पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे छोटी 5 या 3 किलोमीटर की सबसे ऊंची पर्वत हो सकती है सबकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है उत्तर का पर्वतमाला, इसकी भी 4 श्रृंखलाएँ होती है यहाँ पे। ये आपका क्या चीज़ है तो शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस होता है, ये 4 पर्वतों की क्या होती है, श्रृंखलाएँ होती है। तो आप देखिएगा ना ध्यान से, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ जनसंख्या भी क्या होती है, बहुत कम होती है ना, इस साइड में। तो इधर जनसंख्या बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरह के जगह आपको वहाँ पे मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इस एरिया में केवल आपको पर्वतों की श्रृंखलाएँ देखने को मिलेगी। और जनसंख्या भी बहुत कम होता है, क्योंकि कौन जाएगा ठंडा में कांपने के लिए एकदम जोर जोर से, है ना, यहाँ पे उतना। और यहाँ पे प्लस फसल भी बहुत कम होते हैं, क्या होता है, फसल भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि पर्वतों पर कौन जाता है अपना रोपने के लिए, फसल है इस साइड फसल होती है बट उतना नहीं होता है जितना मैदानी क्षेत्र में होता है, ठीक है। परिवहन क्षेत्र की बात करें तो परिवहन की जो विस्तार है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इधर कम मिलेगा आपको, क्योंकि इधर पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है। हालांकि पर्वत है, पठारी साइड में है ना, तो पर्वतों पर ट्रेन की जो पटरियाँ होती है वो बिछाने में भी क्या होती है, दिक्कतें होती है। तो आपको इधर जनसंख्या भी कम मिलेंगे देखने को, कृषि कार्य भी कम होगा, और साथ ही साथ परिवहन के जितने भी माध्यम होते हैं आपको उस साइड में कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस साइड के जानवरों की। तो इस साइड के जितने भी जानवर होंगे ना, वो सभी जानवरों के शरीर पर लंबे लंबे बाल पाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाल जो होता है ना, बाल हमारे शरीर को ढकने का काम करता है और साथ ही साथ ठंड से हमको क्या करता है, बचाता है। तो इस साइड में आपको याक मिलेंगे, है ना, जंगली याक, जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। और बाल क्या होता है कि उनको ठंड से क्या करता है, बचाता है ना। तो जिस तरह के जानवर या जिस तरह के कृषि कार्य इस साइड होंगे ना, या जिस तरह के लोगों का कल्चर होगा, वो इस तरह के लोग, मतलब इस साइड के यानी भारत की इस दिशा के लोगों का कल्चर से अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड जनसंख्या कम मिलेगी। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधे जिस तरह के इस साइड मिलेंगे ना, उस तरह के सभी साइड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो बिहार हो गया या मैदानी क्षेत्र हो गया, यहाँ का जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये बहुत मतलब बड़े बड़े होते हैं। हालांकि इधर भी बड़े बड़े होते हैं, बट इनका स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर से क्या होता है, बहुत अलग अलग होता है। इस साइड का जो स्ट्रक्चर पेड़ पौधों की बात करें तो ये कोणधारी वृक्ष के रूप में निकलते हैं, ठीक है। क्या निकलते हैं, कोणधारी और शंकुधारी। अब आपको ये कि कोणधारी और शंकुधारी क्या होता है, तो कोणधारी और शंकुधारी का मतलब होता है कि वे पौधे इस शेप में निकलते हैं, ऐसे इस शेप में, ताकि इसके ऊपर अगर बर्फ़ की बड़ी बड़ी परतें गिरेंगी तो ये फिसल के बाहर निकल जाएगा। फाइनली आपको अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो अगर इस तरह से पौधे रहें इस स्टेप में, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर बर्फ़ का टुकड़ा गिरे या बर्फ़ का बारिश हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट में बढ़े तो ये बर्फ़ का बाहर निकल जाएगा, जिस वजह से पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं या पेड़ पौधे स्वयं हैं ये खड़े के खड़े रह जाएंगी, ठीक है। जबकि हम कहें कि इस साइड में अगर इस तरह के पौधे निकलें पूरा अपना डोंगा बाके इस तरह से, तब पता चला कि कुछ साल के बाद इसमें जब बर्फ़ गिरेगा बीच वाला पार्ट में इसमें, तो इस तरह से क्या होगा, वही में उसी में धंस जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इस साइड में जो पेड़ पौधे होती है उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ अलग अलग होते हैं, और साथ ही साथ लोगों का कल्चर भी अलग अलग होता है। पेड़ पौधों के अलावा अगर बात करें कृषि का, तो कृषि कार्य भी अलग अलग होंगी। इधर का मिट्टी का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा। अब बात करते हैं मैदानी क्षेत्र यहाँ पे। तो मैदानी क्षेत्र जो होता है, मैदानी क्षेत्र में केवल आपको कृषि कार्य बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, क्योंकि इधर नदियाँ क्या करते हैं कि अपने, अब भारत में आपको बहुत सी नदियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। वह नदियाँ कहाँ से माटी काट काट के लाकर इस क्षेत्र में लेके जमा कर देती है। अब आपको पता होना चाहिए कि नदियों का जो मिट्टी होता है ये बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी जब मिट्टी काट के लाती है तो किसी किसी के एरिया से या किसी किसी के खेत से को काट कर लाकर यहाँ पे जमा कर देती है। तो सब केहू के खेत में से थोड़ा थोड़ा यूरिया डाई पोटास लाई होगी, लाकर जहाँ पे जमा की होगी
जहाँ पे मिट्टी जमा करती है ना नदियाँ, उस मिट्टी को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र क्या है, यहाँ पे कृषि कार्य बहुत ज़्यादा विकसित है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या बोले तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब में कृषि बहुत दबा के होता है। क्या होता है, बहुत दबा के होता है, जिस वजह से इधर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। इधर जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि जिधर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो उधर ही ना जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा। तो भारत के इस वाले एरिया मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है एकदम, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। अब बिहार बिहार का उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का दूसरे इलाके में थोड़े मैदानी क्षेत्र में ही है, ठीक है। यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मैदानी क्षेत्र में पेड़ पौधों की संख्या भी बहुत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ फसल के विभिन्न तरह के फसलों को उपजाने की यहाँ पे प्रकृति होती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या तो ऑलरेडी होता ही है। और साथ ही साथ इस साइड में उतना गर्म मतलब उतना ठंडी की संभावनाएं नहीं रहती है जितना कि ऊपर वाले क्षेत्र में रहती है, ठीक है। जितना ऊपर आप जाइएगा ना, विषुवत रेखा से जितना आप ऊपर जाइएगा उतना आपको ठंडी पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये बीच वाला क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पे पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियाँ मिलेगी, ठीक है। जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो ये एरिया मैदानी एरिया कहलाएगा, क्योंकि इसमें फसलों का भी बहुत सारा क्या होता है, उत्पादन होता है। उसके बाद करें पठारी क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्र जो होता है ये बीच वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, तो ये पठारी क्षेत्र जो है ये वाला है, इसका निर्माण कैसे होता है आपको बताता है। पठार का मतलब होता है कि इसके ऊपर वाला जो सतह है ये क्या हो, थोड़ा समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समतल। तो समतल ये पठार जो है इसका निर्माण हुआ था, देखिए लगभग आज से 16 करोड़ वर्ष पहले। पठारी क्षेत्र का निर्माण कैसे कब हुआ था, आज से लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। 16 करोड़ पहले। अब देखिए जो ये अरब सागर है, अरब सागर के समुद्र के सबसे निचले तलहट में हलचल हुई। क्या हुई, हलचल, जिस वजह से अरब सागर के अंदर से धधकता हुआ मैग्मा यानी लावा ये बाहर से निकल के इसी क्षेत्र पर यानी दक्षिणी भारत के क्षेत्र पर आके क्या हो गया, बीच गया। क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अरब सागर का जो कोस्टीय प्लेट है, ठीक है, कोस्टल प्लेट, इसके अंदर के मैग्मा धधकता हुआ जो समुद्र के सबसे निचले गहराई पता है, अंदर से निकल के धधकता हुआ मैग्मा आके इसी एरिया पर आके बीच गया, जिस वजह से किसका निर्माण हुआ, दक्षिणी पठार का। तो इस साइड वाला जो मिट्टी है ना बहुत कठोर आपको मिलेगी, इधर ज़्यादा आपको पत्थर वगैरह देखने को मिलेगा, पथरीला जगह एक तरह से बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या चीज़, पठार। क्या पड़ा है, पठार। अभी साइड उतना खेती उतना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि पत्थर वाले जगह पर उतना कृषि कार्य संभव नहीं होता है इस साइड में, ठीक है। इधर खेती होती है बट वो जो हम लोग धान मक्का गेहूँ ये सब उपजाते हैं, इस तरह की कृषि इधर नहीं होती है। ज़्यादातर मसाला वाला हो गया, केरल हो गया मसाला के लिए, ठीक है, या और भी चाय पत्ती हो गया, है ना, कहवा हो गया, इस तरह की चीज़ों का उत्पादन भारत के दक्षिणी एरिया में किया जाता है, ठीक है। तो पठारी क्षेत्र का निर्माण अरब सागर में होने वाले हलचल जिससे ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी में जो मैग्मा था कि इसी साइड बीच गया लावा, ठीक है। आप मीठा का पाक कीजिएगा ना तो मीठा का पाक जो होता है एकदम लपर लपर करता है, अब उसको जहाँ छापिएगा वो क्या होता है, प्लेन हो जाता है, जिस वजह से इस साइड भारत के दक्षिण एरिया में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, अब बात करते हैं क्या लास्ट है, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो होता है ये समुद्र के किनारे जो सबसे निचले एरिया में जो राज्य होते हैं उनको तटीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जैसे आपको सबसे पहले मिलेगा गुजरात, है ना, उसके बाद मिलेगा केरल, केरल का यहाँ पे आपको केरल के बाद क्या मिलेगा, GK² इसका ट्रिक होता है। गुजरात के बाद गोवा मिलेगा, ठीक है, गोवा के बाद मिलेगा आपको महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद फाइनली लास्ट में मिलेगा केरल। इधर इस साइड में जितने भी राज्य आपको देखने को मिलेगा वो सबके सब तटीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया क्या चीज़, ये भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब आप दिमाग लगाइएगा कि सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना किस में है, चारों भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूकंप यानी धरती का हिलना किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है आपको इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, है ना, क्योंकि ये माटी के द्वारा बनाया गया है, माटी और उसके ऊपर बर्फ़ जमा है। थोड़ा सा भी भूकंप आएगा तो इस साइड में बर्फ़ के जो टीले होंगे ये टूट टट कर इसी में आके क्या होते हैं, भिज जाते हैं, जिस वजह से उत्तराखंड में कभी तबाही आती है, कभी अरुणाचल प्रदेश में तबाही आता है, कभी यूपी में, या इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहती है। जबकि सबसे कम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस दक्षिण एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पठार एक तरह से पर्वत ये लावा द्वारा बनाया गया है, एकदम ठोस है,
तो इधर भूकंप के झटके बहुत कम महसूस होते हैं, जबकि इस उत्तरी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, और उससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे होता है, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में होगा, यहाँ पे मैदानी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। उसके बाद बात करें ये पठारी क्षेत्र में, तो पठारी क्षेत्र दूसरा नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पे क्या है, ये है। ठीक है, और चौथे नंबर लास्ट में ये तटीय क्षेत्र है। तो आई होप आप भारत के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में इसके और भी कुछ डिटेल्स है उनको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।